तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं भाई प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली सबसे पहले डिफाइन किया जाता है एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ ग्रेविटी के भरोसे छोड़ दिया जाता है मूव करने के लिए, तो ऐसे मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। उस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करना चाहिए, तो ऐसा मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। ठीक है। और इसमें जैसे कि आपने मान लो बॉल को थीटा एंगल पर फेंका, या आपने बॉल को स्ट्रेट अवे ऊपर ही फेंक दिया, तो जब आपने ऐसे फेंका तो ये जब मूव कर रही है तो बॉल पे हर जगह नीचे डायरेक्शन में सिर्फ उसका वजन mg एक्ट कर रहा है, और कोई फोर्स उस पर नहीं लगना चाहिए। पहले तो इसकी एक डेफिनेशन समझो कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या चीज़। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ऐसा मोशन जो सिर्फ ग्रेविटी के भरोसे होता है, उसका सारा इक्वेशन ग्रेविटी ही डिसाइड करती है। जी की वैल्यू जिस प्लैनेट पे जितनी होगी उस हिसाब से मोशन होगा। इसमें फिर हम कुछ एजम्पशन लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। एजम्पशन क्या है? पहला एजम्पशन हम लेते हैं एयर। आमतौर पे तो एयर होती है ना, लेकिन हम यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस क्या ले रहे हैं? निग्लेक्ट या निग्लिजिबल। एयर रेजिस्टेंस हम बिल्कुल नहीं लेंगे। हम मान के चलेंगे कि यहाँ परफेक्ट वैक्यूम है जिसमें बॉल फेंकी जा रही है, तो ये रियलिटी से कोसों दूर है ये प्रोजेक्टाइल मोशन। रियलिटी में तो एयर चल रही होती है, एयर रेजिस्टेंस होता है जब बॉल हम हवा में फेंकते हैं। यहाँ कोई हवा नहीं है, कोई विंड नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, खाली जगह है। दूसरा, हाइट, जिसकी बात हम करेंगे। जो ये हाइट, जितनी हाइट तक ये प्रोजेक्टाइल जाएगा दैट इज नॉट वेरी वेरी हाई, कि वहाँ पे जी की वैल्यू ही चेंज होने लगे। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में ग्रेविटेशन में कि जब बहुत ज़्यादा हाइट होती है तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होने लगती है, बट छोटी मोटी हाइट पर ग्रेविटी की वैल्यू लगभग कांस्टेंट 10 के आसपास रहती है। तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं फेंक रहे हैं। हाइट इज वेरी वेरी स्मॉल नियर टू द अर्थ। ग्रेविटेशन टॉपिक में हम आगे भी फेंकेंगे बॉल को, ठीक है ना। तो ये दो मेन एजम्पशन है प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है कि एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और दो एजम्पशन, एयर रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल एंड हाइट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें इसकी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, पोजीशन, मैक्सिमम हाइट कितनी ये जाएगा, कितना इसको टाइम लगेगा, ये हम फाइंड आउट इसमें करेंगे। ठीक है। तो जैसे मान लो हम बनाते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है। आपने ऐसे प्रोजेक्टाइल रिलीज किया एंगल थीटा। तो शुरुआत में आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, हम दो कंपोनेंट करेंगे। वन कंपोनेंट इज कॉस थीटा, another component is sin थीटा। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये मैकेनिज्म क्या है, ये क्यों रिजॉल्व करते हैं, ऐसे रिजॉल्व ही क्यों किया। रीजन, क्योंकि आप 1D मोशन पढ़ के आए हो, और अब ये 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है, एक्स में भी और वाई में भी। तो 2D मोशन को हमने दो 1D मोशन में सेपरेट कर लिया। कैसे? ये जो 2D मोशन है प्रोजेक्टाइल का,
इसको हमने 2D मोशन क्यों है, क्योंकि एक्स पे भी चल रहा है वाई पे भी चल रहा है, इसको हमने दो 1D मोशन में 1D मोशन along x axis and 1D motion along y axis। हमने क्योंकि 2D मोशन पे फोकस करने के बजाय दो 1D मोशन को अलग अलग करके उनको जोड़ देना है, और दो 1D मोशन हम अलग अलग कर पढ़ के आए हैं। पहला 1D मोशन जो एक्स एक्सिस के अलोंग है क्यों रिजॉल्व किया है, ठीक है, आप बहुत आसान कर देंगे अगर ऐसे पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इजी लगेगा। अगर हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मोशन को स्टडी करें और फिर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में अलग से करें तो ये इजी हो जाएगा, रादर देन हम दोनों एक साथ स्टडी करें। तो चलो अलोंग द एक्स एक्सिस, ग्रेविटी तो नेचर ने वाई एक्सिस के अलोंग बनाई है, ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस, नीचे की तरफ एक्ट करेगी। इस डायरेक्शन में तो कुदरत ने ग्रेविटी बनाई ही नहीं, एक्स डायरेक्शन में तो कोई ग्रेविटी नहीं क्रिएट करी। तो एक्स डायरेक्शन का जो मोशन है उसमें चूंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो आपने पढ़ा होगा ऐसा मोशन बन जाएगा, बोलो, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस डायरेक्शन में होगी वही एक्स में चलती रहेगा, क्योंकि अर्थ इस तरफ को कोई फोर्स नहीं लगा रही है। बिना फोर्स के वेलोसिटी कैसे चेंज होगी न्यूटन के नियम से? न्यूटन ने कहा था जब तक फोर्स नहीं होगा तब तक चीज वैसे ही चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगा जाए। अलोंग वाई एक्सिस चूंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो ये हो जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी, जो अभी आप लास्ट में पढ़े होगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे आपने सीधे ऊपर जब फेंका था तो जो मोशन अंडर ग्रेविटी आप पढ़ के आए अभी स्ट्रेट लाइन वाला, वही मोशन ये वाला हो जाएगा। तो ये दो मोशन में तोड़ दिया, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्यों वही वाला? क्योंकि वेलोसिटी घटते 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 ऊपर जाएगा और टॉप पे जीरो और फिर वहां से फिर वापस आएगा। तो क्यों तोड़ते हैं? हर चीज को एक लॉजिक के साथ पढ़ो, तब आपको वो सब सवाल आप करोगे ना, तब आपको वो चीजें समझ में आएंगी। अगर आप सिर्फ इसलिए पढ़ लोगे क्योंकि लिखा है किताब में, तो फिर वो चीज़ ज़्यादा सक्सेस नहीं देगी आपको। आप लॉजिक के साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा, 2 1D में क्यों डिवाइड किया, ऐसा क्यों करना, फिर देखिए आपका सवाल कितनी जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है ना? तो अब चलिए, अब हम समझ गए कि हम 1D से 2 1D मोशन में क्यों डिवाइड करते हैं, तो अब हम दोनों 1D में इसको तोड़ के स्टडी करेंगे। ठीक, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ मैं फिगर बना देता हूँ, ये मैंने रिजॉल्व किया, u cos थीटा और ये बन गया u sin थीटा, और ये मोशन आपका ऐसे प्रोजेक्टाइल का ऐसे आगे हो रहा है। तो x डायरेक्शन में हमने क्या क्या कर लिया, इसको हमने ओरिजिन मान लिया जहां से हमने फेंका, ये x एक्सिस मान ली, ये y एक्सिस हो गई। ठीक, x डायरेक्शन y डायरेक्शन को अलग अलग रिजॉल्व कर लिया, x डायरेक्शन के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोला, y डायरेक्शन के मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी बोला, बाद में दोनों को जोड़ दिया। कैसे? देखो, इनिशियल पोजीशन इज 0, देखो 0 से शुरू हुआ, इनिशियल y में पोजीशन भी 0। ये बताना पड़ेगा काइनेमेटिक्स में कि ऑब्जेक्ट कहां से चलना शुरू हुआ, ये बताना पड़ेगा आपको, नहीं तो मैथ समझेगी कहीं और से चल रहा है। अगर 1,2 से चला तो x1 y2। चलिए, उसका x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन था क्या? नहीं, कुदरत ने इस डायरेक्शन में कोई ग्रेविटी बनाई ही नहीं, इस डायरेक्शन में ग्रेविटी बनाई है। क्या y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था? -g। आप कहोगे ये माइनस कहाँ से आ गया?
तो ग्रेविटी आपने पढ़ा होगा एक वेक्टर है, फोर्स ऑन यूनिट मास है, एक फील्ड है, फील्ड इज ए वेक्टर, और वेक्टर की डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। स्केलर की तरह नहीं उन्हें कैसे भी ट्रीट कर दो, वेक्टर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसकी डायरेक्शन अगर गलत हो गई तो आंसर गलत। माइनस ये बता रहा है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अगर खुदा ने ग्रेविटी ऊपर की तरफ बनाई होती तो प्लस, इस तरफ को बनाई होती तो प्लस, इस तरफ को बनाई होती तो माइनस, लेकिन बनाई ही नीचे की तरफ है तो माइनस। या आपने बता दिया कि ग्रेविटी नीचे की तरफ, मैथ्स बाकी काम कर लेगी, मैथ्स को सब इनपुट सही दे दो तो आउटपुट सही आएगा। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में ये भी निकाली हमने, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा, एक्स कॉस थीटा साइन थीटा। अब हमने पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, इनिशियल 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 तीनों लिख लिए, ये हमने अपने इतना काम कर लिया। अब हमें फाइनल 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 लिखने, फाइनल पोजीशन, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है, तो फाइनल एक्सेलरेशन का कोई मतलब नहीं। तो पोजीशन की क्या इक्वेशन आप पढ़ के आए होंगे, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और इनिशियल तो जीरो है, तो फाइनल एक्स क्या हो गया, यू एक्स है यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स तो है नहीं, क्या बन गया ये यू टी, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, एक हमारा फॉर्मूला हो गया, ये बताएगा कि पोजीशन इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यूनिफॉर्म मोशन था तो स्पीड इनटू टाइम। ठीक, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, वाई एफ माइनस वाई आई यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये वाई डायरेक्शन की इक्वेशन, वैल्यू डालो, इनिशियल वाई 0, यू साइन थीटा प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर यू टी साइन थीटा माइनस टी टी स्क्वायर। यानी हमने फाइनल एक्स पोजीशन फाइनल वाई पोजीशन की बात कर ली, अब हम फाइनल एक्स वेलोसिटी फाइनल वाई वेलोसिटी की बात कर लें, ठीक है ना। फाइनल एक्स वेलोसिटी यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, क्या लिखेंगे यू एक्स को, यू कॉस थीटा प्लस 0, फाइनल वाई वेलोसिटी यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, क्या लिखेंगे यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये इक्वेशन नंबर 1 पोजीशन इन एक्स, इक्वेशन नंबर 2 पोजीशन इन वाई, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब ये चार इक्वेशन, दो वेलोसिटी की इक्वेशन, एक एक्स की एक वाई की, ये चार इक्वेशन की मदद से हम प्रोजेक्टाइल का कोई भी सवाल कर सकते हैं। अगर हमें टाइम का पता चल जाए, अगर हमें इसमें टाइम पता चल जाए, ये इक्वेशन सॉल्व, ये सॉल्व, ये सॉल्व, ये तो कांस्टेंट है, ये तो टाइम, इनमें तीन इक्वेशन 1, 2 एंड 4 टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट, और ये टाइम इंडिपेंडेंट है। यानी अगर हमें टाइम का पता चल जाए दोस्त, तो हम पूरी उलझन सुलझा सकते हैं। ऐसे पकड़िए सवालों को, जेई के सवालों को पकड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है, वो डेप्थ क्या है, क्या वो इक्वेशन कह रही, जैसे ही आप टाइम इसमें डालोगे वो सारी इक्वेशन आंसर अपने आप देती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से बताता हूं कि
मान लो अगर आपको निकालना है कि ये प्रोजेक्टाइल कहाँ जाके गिरा, इस पॉइंट पे कितना टाइम लगा, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो जब इस पॉइंट पे निकलने का टाइम निकालना है आपको, तो इस पॉइंट पर x तो होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो क्या कंडीशन है आपकी कि x है लेकिन y नहीं है। ये कंडीशन अगर मैं डाल दूं तो शायद टाइम निकल आएगा। यानी हर पॉइंट के एनालिसिस का कोई ना कोई क्लू होगा। इसमें क्या क्लू है, x तो है लेकिन y नहीं है। चलिए तो y में डालते हैं इक्वेशन, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वाई को 0, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बटे, यहाँ से उस तक पहुँचने का टाइम निकल आएगा। तो t कितना हो गया, 2u साइन थीटा बाई जी। दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके उड़ने का समय, फ्लाइट होती है जैसे फ्लाइट की टेक ऑफ से लैंडिंग का समय फ्लाइट का टाइम कहलाता है, वही फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको कैपिटल टी से किताबें डिनोट करती हैं, लिख लो टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले मैं बेसिक्स पे फोकस कर लूँ, उसके बाद हम बहुत एडवांस लेवल की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर गई, क्या कंडीशन डाली, y0 है, यानी किसी भी पॉइंट तक पहुंचने का टाइम निकालने के लिए कोई कंडीशन होगी, कोई क्लू होगा, वो आपको सोचना पड़ेगा। वो इन 4 में से किसी एक क्वेश्चन में फिट हो जाएगा। वो टाइम निकलते बाकी सारे, क्योंकि आपको पाना क्या है, फाइनल पोजीशन, फाइनल वाई पोजीशन, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वाई वेलोसिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब जैसे ये टाइम मिला तो ये x निकल आएगा। ये x कितना था, u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा, t कितना था, 2u साइन थीटा बाई जी। यहाँ से ये आ गया u स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, ये फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री से याद होना चाहिए, बाई जी। और इसी को नाम दे दिया रेंज। रेंज मतलब जैसे कहते हैं ना मिसाइल की रेंज, इतनी दूर तक दुश्मन को मार सकती है मिसाइल, इस देश से उस देश तक को शिकार कर सकती है ये मिसाइल, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई रेंज, ग्राउंड टू ग्राउंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकला, एक ही क्लू से 2 चीजें सॉल्व, और भी कई चीजें सॉल्व होंगे, देखते जाओ। और क्या, रेंज निकल आई, टाइम ऑफ फ्लाइट निकला है, फिर पूछेगा किस वेलोसिटी से टकराया, यू से फेंका था, किस वेलोसिटी से टकराया, ग्राउंड से। तो आप कहोगे कि उस समय उसकी x क्या थी, उस समय उसकी y क्या थी, तो पता चल जाएगा किस वेलोसिटी से टकराया। vx तो वही रहेगी पूरी जर्नी में, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं होगी। तो vx भी क्यों चेंज होगी, vy में uy माइनस जी टी, u साइन थीटा माइनस जी माइनस साइन थीटा। उतनी ही स्पीड हो गई ना, ये बस वेलोसिटी नीचे की तरफ हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई लेकिन स्पीड वही रही। अगर आप इनको स्क्वायर करके जोड़ दोगे, ये थीटा एंगल निकल आएगा, वही एंगल से टकराएगा क्योंकि स्पीड वही है। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दोगे, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर से यू। प्रोजेक्टाइल उसी हाइट पर, सेम हाइट पर, सेम वेलोसिटी, सेम स्पीड रखता है, वेलोसिटी नहीं स्पीड सेम। वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज हो गई, पहले ऊपर जा रहा था अब नीचे जा रहा है,
एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो गई। स्पीड, वेलोसिटी, पोजीशन, सारा कुछ इस पॉइंट का हमने फाइंड आउट कर लिया। यानी इस पॉइंट का सारा एनालिसिस हो गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम टॉप मोस्ट पॉइंट का एनालिसिस करेंगे। टॉप पॉइंट का एनालिसिस करने के लिए क्या करना है? टॉप पॉइंट के लिए सोचिए 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 क्या क्लू होगा। क्लू आपको वो सोचना पड़ेगा, ये बस आपका काम है इतना। और वो सोच कहाँ से आती है? वो फिजिक्स की से आती है, वो आप थिंकिंग से आती है। बाकी तो मैथ है, कुछ इक्वेशन है, उनको सॉल्व करना है। तो जब ये टॉप पे पहुंचेगा तो उस समय इसका ये वाला जो कंपोनेंट है वो तो जीरो हो चुका होगा, ये कंपोनेंट तो यू कॉस थीटा है। अब हमें ये x पता करना है, ये y पता करना है। वेलोसिटी तो पता चली गई, वेलोसिटी तो बनी क्योंकि x वाली तो कांस्टेंट थी, y वाली जीरो। तो y वाली जीरो डालोगे, y वाली इक्वेशन में टाइम आएगा u sin थीटा बाई जी। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट का कितना हुआ? यानी आधे टाइम में ऊपर, आधे टाइम में नीचे जाएगी। यहां से ये पता चल गया। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, u sin थीटा इंटू टी, टी कितना है? u sin थीटा बाय जी माइनस हाफ जी u sin थीटा बाय जी का होल स्क्वायर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसको हम h मैक्स लिखेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये लो, ये हो गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ड्राइव। तो रेंज में ये मैक्सिमम हाइट निकल आई। अब कितनी x चला ये भी निकाल सकते हो आप, u cos थीटा इंटू u sin थीटा बाय जी, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ऊपर नीचे दो का गुणा, दो का डिवाइड कर दो, वो साइन टू थीटा बन जाएगा। ये सब तो मैथमेटिक्स तो आप कर ही लोगे। रेंज का आधा, यानी रेंज का आधा आगे आने तक और नीचे आने तक फिर आधा रेंज, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म रही ना, इस डायरेक्शन में स्पीड यूनिफॉर्म है। और जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक उतनी टाइम यहाँ से यहाँ तक, तो बराबर डिस्टेंस चलेगा। स्पीड भी बराबर, टाइम भी बराबर, तो डिस्टेंस भी बराबर। इसलिए सिमेट्रिक प्रोजेक्टाइल पाथ होगा, आधा इधर आधा इधर। तो इस वाले पार्ट में हमने दो पॉइंट का एनालिसिस किया। क्या क्या? एक बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट, एक बिल्कुल टॉप वाला पॉइंट। मैंने इसमें आपको क्या सिखाया? कंक्लूजन मैंने ये किया कि कोई भी पॉइंट का एनालिसिस करने के लिए आपके पास एक क्लू होना चाहिए, और उस क्लू से आप किसी भी पॉइंट का एनालिसिस कर सकते हो। बस वो क्लू ढूंढना ही एक सबसे बड़ा हेडेक है, जो प्रैक्टिस से आता है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे, वेरियस आपको सिचुएशंस दी जाएंगी, और उस सिचुएशन को आपको थिंकिंग करना है, उस हिसाब से एक लॉजिक बनाना है, वो इक्वेशन में डाल देना। इक्वेशन 4 ही है। अभी थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो हम और ज़्यादा नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मेरा जो प्रोजेक्टाइल का पहला पार्ट है, अभी दूसरे पार्ट में हम इसके आगे बढ़ेंगे। पहले हम थ्योरी कवर करेंगे, फिर हम उसके न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ जाएंगे। पहले थोड़े बेसिक लेवल के सवाल करेंगे, फिर थोड़े एडवांस लेवल के सवाल करेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।